नमस्कार, मैं राजेश भारद्वाज आप सभी का क्लैट प्रेप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लैट प्रेप। आज है 11 जुलाई 2025। जैसा कि आप सभी को पता है, हम डेली न्यूज एनालिसिस करते हैं, फैक्चुअल एनालिसिस करते हैं और उसके साथ साथ 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करते हैं। तो चलिए उसी सीक्वेंस को कंटिन्यू करते हैं। आज कौन सा दिन है? तो आज है 11 जुलाई 2025। देखते हैं आप आज के द हिंदू में या बाकी सभी न्यूज़पेपर्स में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं। तो देखो, सबसे पहले एक न्यूज़ चल रही है, आजकल आपने सुना होगा कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, ठीक है, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है ना, आपको पता होनी चाहिए बेसिक सी बात है। आई थिंक अभी तक आप याद भी कर चुके होंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कब बना होता है, 25 जनवरी 1950 को। इसीलिए 25 जनवरी को हम क्या बनाते हैं? तो उस दिन बनाया जाता है वोटर्स डे। क्या बनाया जाता है? नेशनल वोटर्स डे भी हम उस दिन बनाते हैं। तो सिंपल सी दो बातें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब जो आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कैसी बॉडी है? तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। अंडर आर्टिकल, कौन से आर्टिकल के अंडर में? तो आर्टिकल नंबर 324, ठीक है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो होता है उसमें टोटल कितने मेंबर होते हैं? तो 3 मेंबर होते हैं। कौन कौन से? 1+2 का स्ट्रक्चर होता है। 1 कौन होता है इसमें? चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। 2 क्या होते हैं? इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं। जो 1 है आज के दिन वो कौन है? ज्ञानेश कुमार। ये सारी चीजें जो पुराने बच्चे हैं उनको अपडेटेड होंगी, ठीक है। और जो 2 हैं बाकी के कौन है? 1 है विवेक जोशी और जो दूसरे हैं वो कौन है? सुखबीर सिंह संधू, ठीक है। ये इसकी स्ट्रक्चर होती है। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम होता है कि देश भर में इलेक्शन करवाना, स्टेट इलेक्शंस करवाना, सेंट्रल इलेक्शन करवाना, इवन प्रेसिडेंट तक के इलेक्शन सब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही करवाता है, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि अभी बिहार में इलेक्शन होने हैं और जब बिहार में इलेक्शन होने हैं तो इलेक्शन से जस्ट 2-3 महीने पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा कि जो आपका आधार कार्ड होता है, जो आपका राशन कार्ड होता है, हम इनको क्या नहीं मानते? वैलिड प्रूफ नहीं मानते। अगर आप लोगों को अपने वोटर कार्ड बनवाने हैं या वोटर कार्ड को आपको रीवेरीफाई करवाना होगा और हम आपको तभी भारत का नागरिक मानेंगे तब आप हमारे सामने कुछ दूसरे डॉक्यूमेंट से लेकर आओगे, जिसमें उन्होंने आधार कार्ड और आपके राशन कार्ड को एक्सक्लूड कर दिया। अब जब ऐसे इंसिडेंट देखने को मिले, जब ऐसे इवेंट हुए कि उन्होंने ऐसा कहा कि इन सबको नहीं माना जाएगा, तो एक बहुत बड़ा चैलेंज निकल के आया कि देखो, पहली बात ये है कि हमारे यहाँ पर जो आधार कार्ड है ना, उस आधार कार्ड को, हालांकि इसी बात में आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया खुद भी फंसता हुआ नजर आ रहा है। कैसे? देखो समझना, जो हमारे यहाँ पर आधार कार्ड होता है ना, कब आया था आधार कार्ड सबसे पहले? तो सबसे पहले आधार कार्ड बनने स्टार्ट हो गए थे 2009 में, ठीक है। आधार कार्ड बिल कब आया था या आधार एक्ट कौन से ईयर में आता है? तो आधार एक्ट आया था 2016 में, ठीक है। तो आधार कार्ड क्या आपका सिटीजनशिप का प्रूफ होता है? ये भी इस एडिटोरियल में डिस्कस किया हुआ है, तो याद रखना नहीं होता है। आधार कार्ड जो होता है आपका, वो जस्ट आपका क्या होता है? एड्रेस प्रूफ होता है कि आपका रेजिडेंस कहाँ पे है, उस बात को प्रूफ देता है, ठीक है। आधार कार्ड जो होता है, उस आधार कार्ड में याद रखना आपके एड्रेस होता है, आपकी सारी डिटेल्स होती हैं, पर्सनल डिटेल्स होती हैं, आपकी आंखों का रेटिना का इंफॉर्मेशन होता है, उसमें आपके फिंगरप्रिंट्स भी होते हैं, ठीक है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन उसके अंदर इंक्लूड होती हैं। अब कहा गया कि आधार कार्ड अगर नहीं है सिटीजनशिप का प्रूफ, तो फिर सिटीजनशिप का प्रूफ क्या है? तो बोले सिटीजनशिप का प्रूफ या तो माना जाएगा वोटर कार्ड को या माना जाएगा पासपोर्ट को। और अगर आपको वोटर कार्ड बनवाना है तो जो 2003 के बाद पैदा हुए लोग हैं उनको क्या करना होगा? या तो बर्थ सर्टिफिकेट दिखाओ या किसी ना किसी जगह पर आपने 10th या 12th पास की होगी तो उसकी 10th की सर्टिफिकेट दिखाओ। अब सोचो, बिहार में सबसे ज़्यादा क्या होता है? लेबर को लेकर, एम्प्लॉयमेंट को लेकर क्या होता है? माइग्रेशन होता है। और बिहार के लोग लगभग पूरे भारत में काम करने के लिए चले जाते हैं। अब सोचो, वहाँ पर कोई चला गया 2002 में, 3 में, उसके बच्चे वहीं पैदा हुए, वो बिहार गया नहीं, कभी कभार गया कि अभी त्योहार के ऊपर पहुँचा तो पहुँचा, नहीं तो नहीं पहुँचा। और वो बिहार का नागरिक है, उसके पास उसने आधार कार्ड, राशन कार्ड सब बनवा रखे हैं, लेकिन उसके पास पढ़ाई का सर्टिफिकेट मान लो नहीं है, गरीब बच्चा नहीं पढ़ा 10th क्लास में, तो अब क्या करेगा? क्या उसे वोटर कार्ड के लिस्ट से एक्सक्लूड कर दिया जाएगा? अब हर आदमी पासपोर्ट नहीं बनवा सकता क्योंकि उसमें कॉस्ट बड़ी होती है, बड़ी लंबी प्रोसेस है। और क्यों बनवाएगा जब उसे बाहर ही नहीं जाना है? तो उसके पास आधार कार्ड होता था, आधार कार्ड को तुमने तो एक्सक्लूड कर दिया उसमें।
अब प्रॉब्लम ये आ गई कि जो आदमी बिहार के हैं भी, वो भी इस बात को प्रूफ करने में लगे कि मैं बिहार का ही हूँ। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कह रहा है कि नहीं, मैं तो नहीं मानूंगा जब तक तुमने क्या नहीं करते, ये डॉक्यूमेंट्स नहीं ले आते। तो ये जो बात थी जो काफ़ी टाइम से चली आ रही थी, क्योंकि अभी इलेक्शन होने वाला है, तो बहुत सारी अपोजिशन पार्टीज ने इसका अपोज भी किया होता है कि भाई तुम ये गलत कर रहे हो बेसिकली, है ना। आपको इलेक्शन से 2-3 महीने पहले नहीं करना चाहिए, कम से कम साल 6 महीने पहले करते तो लोग अपना बनवा लेते। जब बात पहुंची कहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट में, यहाँ तक की कहानी आप जानते हैं। तो बात पहुंची सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट में पहुंची तो सुप्रीम कोर्ट ने, याद रखना, इसके ऊपर स्टे नहीं लगाया है, सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऑर्डर पास नहीं किया है, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ भी नहीं कहा है। सुप्रीम कोर्ट का बस ये कहना है, ए बेंच ऑफ द जस्टिस सुधांशु धूलिया, ठीक है, और उनके साथ एक और जज, वो कह रहे हैं कि बिहार में क्या होना चाहिए, गो ऑन, ये चलना चाहिए, हम इसमें कोई इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं, हम इसके अंदर कोई स्टे नहीं लगा रहे हैं। नेक्स्ट हियरिंग की डेट दे दी गई, कौन सी, तो याद रखना जुलाई 28, यानी कि सुप्रीम कोर्ट इस मैटर पर जुलाई 28 को सुनेगा। और सुप्रीम कोर्ट का ये मानना है कि वो कह रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से कि आप क्या करो, आधार कार्ड और राशन कार्ड को क्या करो, प्रूफ के रूप में मान लो। याद रखना, उसने कोई स्टे नहीं लगाया है, उसने कोई बैन नहीं लगाया, उसने बस ये कहा है, जस्ट सजेशन दिया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को आधार कार्ड और राशन कार्ड को एज ए प्रूफ कंसीडर कर लेना चाहिए। अब बात ये निकल के आती है कि ऐसा क्यों चल रहा है, ये इशू क्यों चल रहा है। इशू इसलिए चल रहा है कि कई बार क्या होते हैं कि जो वोटर्स होते हैं ना, वो फेक वोटर्स होते हैं। फेक वोटर्स का मतलब बहुत से लोग कई अलग अलग स्टेट के वोटर कार्ड बनवा लेते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो दूसरे देशों से आए हुए होते हैं, माइग्रेट करके आते हैं, ठीक है, इलीगल तरीके से आते हैं और आपका वोटर कार्ड बनवा लेते हैं। और वोटर कार्ड क्या होता है, सॉरी, आपका आधार कार्ड बनवा लेते हैं। और आधार कार्ड अगर आप फॉरेन ऑफिशियल हो, यानी कि फॉरेन से आए हुए हो, ठीक है, तो भी आप क्या बनवा सकते हो, आधार कार्ड बनवा सकते हो, कोई इशू नहीं। अगर आप लगभग 180 डेज के आसपास रहते हो तो बन जाता है। दूसरी बात, राशन कार्ड क्या काम आता है, तो याद रखना, राशन कार्ड जो होता है वो इस बात का प्रूफ होता है कि आपको गवर्नमेंट की तरफ से चलाई जा रही जो सब्सिडीज हैं वो अच्छे से मिल रही हैं कि नहीं मिल रही हैं, बस उसको पाने के लिए तुम्हें राशन कार्ड चाहिए होता है, ठीक है। अब होता क्या है, एक कॉन्सेप्ट आया था डी वोटर्स, शायद आपने पढ़ा भी है, डी वोटर्स। ये वो होते हैं जो डाउटफुल वोटर्स होते हैं और उनके ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को डाउट होता है कि यार ये एक्चुअल में है कि नहीं है। क्योंकि कई बार बाहर से लोग आते हैं, यहाँ पे किसी की सरकार चल रही है, सरकार को लगता है कि अगली बार मुझे जीतना चाहिए। बहुत सारे लोगों का एक कम्युनिटी आ चुकी है, तो वो क्या करते हैं, उनको आधार कार्ड और उनके वोटर कार्ड को बनवाना शुरू कर देते हैं और वो इलीगल तरीके से, फर्जी तरीके से क्या करते हैं, अपना आधार कार्ड वगैरह या वोटर कार्ड बना लेते हैं। अब उनकी नेशनलिटी के ऊपर डाउट होता है, क्या वो सच में भारत के हैं, क्या वो सच में भारत में पैदा हुए थे। तो उनकी नेशनलिटी पे जब डाउट होता है तो उन्हें क्या कहा जाता है, डाउटफुल वोटर्स या डी वोटर्स कहा जाता है। और ये जो डी वोटर्स का कॉन्सेप्ट था, ये 1997 1998 में आता है। कहां से, आसाम से निकल के आता है। तो ऐसे लोगों को एक्सक्लूड करने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या कर रहा है, मैं ऐसा कर रहा हूं। बट एक तरफ से देखा जाए तो ये ठीक नहीं है ना। आपने पढ़ा होगा SIR सर, है ना, सर कल परसों हमने पढ़ा था कि जो उसकी अंदर जो भी चेंजेस होते हैं ना, वो करने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एक प्रॉपर प्रोसीजर को फॉलो करना चाहिए। वो एकदम से ऐसा नहीं कर सकता है, तो बस उसी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने उसे कहा है, ठीक है। तो बेसिक से बात याद रखना, जस्ट चल रहा है। 28 जुलाई तक देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट दोबारा से क्या कहता है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, सर रिवीजन जो थे वो उनकी एक बार पहले हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। फेक वोटिंग को कर्ब करने के लिए, उनको दोबारा से रीवेरीफाई करने के लिए। अच्छा, एक बात समझना, अब ये क्या कह रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कि आधार कार्ड नहीं है। कुछ दिन पहले तुमने पढ़ा होगा, आज से महीने 1.5 महीने पहले जब द हिंदू में न्यूज आती थी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहता था कि मैं किसको जोड़ना चाहता हूं, वोटर कार्ड को किस में जोड़ना चाहता हूं, तो वो कहता था मैं वोटर कार्ड को जोड़ना चाहता हूं आधार कार्ड से। इससे क्या होगा, बोला ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। आदत में वो वाली न्यूज। लेकिन उससे पहले 2 साल पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहता था मैं नहीं जोड़ूंगा। अभी पिछले 2 महीने पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कह रहा था कि मैं आधार कार्ड को जोड़ूंगा। और अब जब बिहार में इलेक्शन की बात आई तो उसने कह दिया मैं तो आधार कार्ड को प्रूफ ही नहीं मानता हूं, है ना, तुम्हें कुछ और ही डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ेगा। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है बेसिकली अपने ही बिछाए गए जाल में फंस चुका है और कुछ भी नहीं है। तो देखते हैं सुप्रीम कोर्ट 28 जुलाई को क्या कहता है ना। आके तो तुम जानते हो सारी बातें जो भी है ना। चलते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट। वाइडन द नेट, ये वही बात कर रहा था। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मस्ट हीड कोर्ट्स व्यू ऑन द इंक्लूडिंग मोर एक्सेसिबल डॉक्यूमेंट्स।
द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पॉइंटेड ऑब्जर्वेशंस ऑन द थर्सडे रिगार्डिंग बिहार्स ऑनगोइंग स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। वही सब बातें कर रहा है कि भाई आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जो डॉक्यूमेंट्स है उनको कंसिडर कर लेना चाहिए। ठीक है, जस्ट इस आर्टिकल को रीड जरूर कर लेना। मैं थोड़ा सा आगे चल जाता हूं। अच्छा, बिहार के अगर डाटा देखोगे तो बिहार के अंदर 87% ऑफ द बिहार पॉपुलेशन हैव एन आधार कार्ड। सिर्फ 87% के पास आधार कार्ड है, 13% के पास तो वो भी नहीं है। जो एलिजिबल वोटर्स हैं 45 to 50% जो है वो 10वीं पास हैं, बाकी 10वीं पास ही नहीं है। तो 30% तो मार्कशीट ही नहीं दिखा पाएंगे, तो क्या उनका आधार कार्ड, उनका वोटर कार्ड नहीं बनेगा? क्या आप उसे कैंसिल कर दोगे? तो बहुत सारे डेमोग्राफिक डाटा है, उनको देखने की जरूरत है। देखते हैं आगे क्या होता है। नेक्स्ट है, सेंटर आइडेंटिफाइज डोमेस्टिक फर्म फॉर S400 मेंटेनेंस। देखो S400 है ना, S400 इज बेसिकली स्टार, ये स्टार है। जब हमारे यहाँ पर पहलगाम हुआ था, जब यहाँ पर 26 लोगों को मारा गया था, है ना, द रेजिडेंस फ्रंट के टेररिस्ट लोगों के द्वारा, जो कि लश्कर-ए-तैयबा का एक प्रॉक्सी ग्रुप है। ठीक है, उस समय हमारी इंडियन आर्मी ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया था, किसके ऊपर? टेररिस्ट के ऊपर, जिसका नाम था ऑपरेशन सिंदूर। और उस ऑपरेशन सिंदूर में जब हम वो ऑपरेशन कर रहे थे, याद रखना ऑपरेशन सिंदूर जो था वही सब बातें इसमें की गई हैं। ऑपरेशन जो सिंदूर था, वो ऑपरेशन सिंदूर बेसिकली किसने मिलकर किया होता है? तो इंडियन एयरफोर्स और आपकी जो इंडियन आर्मी है, उन दोनों का क्या था? वो एक ज्वाइंट कोलैबोरेशन से आपका ऑपरेशन किया गया होता है। इसलिए आपने देखा होगा एयरफोर्स की तरफ से व्योमिका सिंह, विंग कमांडर व्योमिका सिंह, और आर्मी की तरफ से आपने देखा होगा कि सोफिया कुरैशी जो है आपकी लेफ्टिनेंट जनरल, वो उसको रिप्रेजेंट कर रही होती है। ठीक है, अब होता क्या है, ऑपरेशन सिंदूर चला, पाकिस्तान ने हमारे ऊपर मिसाइलें छोड़ी, तो हमें बचाने के लिए हमारे पास क्या था? S400। हम पढ़ चुके हैं S400 कहां से लिया हुआ है? रशिया से। ठीक है, और आप सभी को ये बातें आनी चाहिए क्योंकि बहुत एग्जाम में आने वाली न्यूज़ बन चुकी है ये। और S400 क्या है? तो सरफेस टू एयर मिसाइल है। ठीक है, और ये बेसिकली सरफेस टू एयर डिफेंस सिस्टम भी आपका बचाने के काम आता है। ठीक है, आपने पढ़ना पढ़ा होगा पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग, आकाश, है ना, DRDO की क्लासेस में, तो आपको याद होंगी बातें। इसकी रेंज होती है लगभग 400 किलोमीटर के आसपास। इसका एल्टीट्यूड कितने हाइट पर जाकर? तो लगभग 30 किलोमीटर ऊपर ये क्या करता है? आने वाले थ्रेट को खत्म कर देता है। ये एक साथ साइमल्टेनियसली, याद रखना, 36 टारगेट्स को क्या कर सकता है? लॉक कर सकता है साइमल्टेनियसली। ठीक है, ये टोटल 5 खरीदे थे हमने, 3 हमारे पास आ चुके हैं, एक 2026 में एक्सपेक्टेड है, और जो 5वां है वो 2027 में एक्सपेक्टेड है, हमको वो मिल जाएगा। ठीक है, जैसे थर्ड किसका है? USA का। ठीक है, आयरन डोम किसका? इजराइल का। लेकिन इजराइल का सबसे पावरफुल कौन है? आयरन डोम, लेकिन ये शॉर्ट रेंज में है। लॉन्ग रेंज में सबसे बेस्ट कौन सा है? तो S400 ही है। और इसका लाइव एग्जांपल हमने कब देखा? इसका डेमोन्स्ट्रेशन कब देखा हमने? ऑपरेशन सिंदूर में। और उसके बाद रशिया में इसकी डिमांड भी बढ़ चुकी है, रशिया में प्रोडक्शन बढ़ाने की डिमांड हो चुकी है, क्योंकि दूसरे देश भी इसके खरीदना चाहते हैं। हमने कौन सी मिसाइल यूज की थी? मिसाइल ब्रह्मोस, जो ब्रह्मपुत्र और जो रशिया की रिवर है मॉस्को, उसके मिक्स नाम से बनाई गई है, वो भी रशिया के कोलैबोरेशन से है। तो जो ब्रह्मोस मिसाइल है उसकी भी डिमांड बढ़ चुकी है। इसके लिए हमने यूपी के अंदर ब्रह्मोस की एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी बना दी है। तो जब हमने इसका यूज किया तो पहली बार यूज कर लिया, तो अब इसकी मेंटेनेंस की जरूरत आ पड़ी है। मेंटेनेंस समझते हो ना, हर चीज की मेंटेनेंस रखनी पड़ती है। अगर आप पढ़ते हो, आप बहुत अच्छा पढ़ते हो, तो आपको आपके दिमाग की भी मेंटेनेंस करने की जरूरत होती है, तभी आप कभी ना कभी कुछ एक्स्ट्रा फन एक्टिविटीज करते हो ना, ताकि दिमाग फ्रेश रहे। तो सिमिलरली हर मशीन के लिए क्या चाहिए होता है? हमें मेंटेनेंस। तो इनकी मेंटेनेंस चाहिए, तो मेंटेनेंस के लिए सरकार किसी को ढूंढ रही थी कि कोई कंपनी हो, कोई फर्म हो, जिसे मेंटेनेंस का ठेका दे दिया जाए, कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाए। अभी तक कोई नहीं मिली थी, अब वो मिल चुकी है। हालांकि उसका नाम अभी तक डिस्क्लोज नहीं किया गया है, तो हमें नाम नहीं पता है, लेकिन हाँ, सरकार का कहना है कि हमने उसे ढूंढ लिया है। तो जब नाम आएगा तो हम उसका नाम भी डेफिनेटली पढ़ लेंगे। रशिया में कौन है जो इसको बनाता है? तो याद रखना, अल्माज एंटेने। ठीक है, इसके कोलैबोरेशन के साथ भारत में जो दूसरी कंपनी है, जो अभी अनाउंस नहीं की गई है, वो इसका मेंटेनेंस का काम चलाएगी। और इसे भारत की भाषा में क्या कहते हैं? सुदर्शन चक्र। जैसे भगवान श्री कृष्ण के पास सुदर्शन चक्र होता है, वैसे ही तुम्हारा क्या है? सुदर्शन चक्र है, जो तुम्हें बचाता है। तो सिंपल सा याद रखना। बाकी ये चीजें हम ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पर सारी चीजें पढ़ चुके हैं, तो आई थिंक मैं थोड़ा सा आगे बढ़ जाता हूं। अच्छा, हमने एक प्रोजेक्ट और लॉन्च कर रखा है, प्रोजेक्ट कुश। ठीक है, प्रोजेक्ट कुश क्या है? तो लेड बाय द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO। और DRDO कब बना था? 1 जनवरी 1958। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली।
और इसके चेयरमैन कौन है आज के दिन? तो इसके चेयरमैन कौन है? समीर वी कामत, ठीक है, इज द चेयरमैन ऑफ DRDO। और इनका टाइम जो टेन्योर 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। इज एन एम्बिशियस डिफेंस इनिशिएटिव बाय इंडिया एम्ड एट डेवलपिंग इट्स लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम बाय 2028-2029। हम S-400 को हो सकता है बाइक पास कर दें, हो सकता है कि हम उसका एक राइवलरी जनरेट कर दें, और हमें उसकी जरूरत ही ना पड़े तो हम अपना खुद का भी एक लॉन्ग रेंज मिसाइल सिस्टम बना रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, जो 2028-2029 तक बन जाएगा। अमोंग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम विल बी कैपेबल ऑफ डिटेक्टिंग एंड डिस्ट्रॉइंग एनिमी प्रोजेक्टाइल्स एंड द आर्मर इंक्लूडिंग क्रूज मिसाइल्स, स्टेल्थ फाइटर जेट्स एंड द ड्रोन्स एट ए लॉन्ग रेंज। इट विल कंसिस्ट ऑफ 3 टाइप्स ऑफ द इंटरसेप्टर मिसाइल with range 150, 250 and 350, ठीक है। तो लगभग 350 किलोमीटर की रेंज का हम खुद का बना रहे हैं। तो अभी कौन सा है मेरे पास? तो याद रखना, एक मेरे पास है कौन सा? आपका त्रिशूल, और एक कौन सा है? आकाश। लेकिन जो त्रिशूल और आकाश है मेरे पास, वो बेसिकली क्या है? वो शॉर्ट रेंज है। त्रिशूल की रेंज तो लगभग ही 9 किलोमीटर के आसपास है, और आकाश की रेंज है वो लगभग 25 किलोमीटर है। इसीलिए हमने किससे ले रखा है? तो इसीलिए हमने किससे ले रखा है? आपके रशिया से ले रखा। और रशिया से कौन सा लिया हुआ है हमने? तो रशिया से लिया हुआ है हमने S-400, ठीक है। हालांकि S-500 की बनाने की बात हो रही है। तो इंडिया खुद का कौन सा बनाएगा? तो उसका नाम है प्रोजेक्ट कुश, और जब बन जाएगा तो हम उसके बारे में पढ़ लेंगे। समझ में आ रही बात? तो चलो मुझे बताना, अगर आप लोगों ने DRDO की क्लास अटेंड की है या आप लोग डिफेंस की चीजों से अपडेटेड हैं, तो मेरा तुमसे एक क्वेश्चन है कि अभी इंडिया ने कौन सा ऐसा, या DRDO ने कौन सा ऐसा डिफेंस सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम बनाकर दिया है आर्मी को, जो कि मैन पोर्टेबल है, ठीक है। यानी कि कोई भी फौजी, कोई भी सोल्जर अपने कंधे पर रखकर उसको चल सकता है और सामने से आने वाली मिसाइलों को टारगेट कर सकता है, और वो भी शॉर्ट रेंज का डिफेंस सिस्टम है, जिसकी रेंज ऑलमोस्ट 5 से 6 किलोमीटर होती है। तो अगर तुमने अटेंड किया है तो बताओ मुझे उसका नाम क्या है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। ब्रीज too far, a regular audit of the all major infrastructure projects is a must। देखो अभी क्या हुआ गुजरात में, है ना, वडोदरा में एक डैम तो नहीं कह सकते, एक ब्रिज बना हुआ था, है ना, गाड़ियां चल रही थी, और चलते चलते क्या हुआ, एकदम से वो ब्रिज टूट गया, और जैसे ब्रिज टूटा गाड़ियां, ट्रक सब गिर गए पानी में, कुछ लोगों की डेथ भी हो गई। अब सोचो तुम्हारे साथ ऐसा हो कि तुम ब्रिज पर चल रहे थे, अचानक से ब्रिज टूट जाए और तुम गाड़ी से नीचे गिर जाओ। अब सोचो ये किसका फॉल्ट है? तो क्या हमें जितने भी ओल्ड स्ट्रक्चर है, वो जो ब्रिज था आपका, वो लगभग ऑलमोस्ट 45 ईयर ओल्ड था, यानी कि 45 साल पुराना ब्रिज था। तो क्या ऐसा मैकेनिज्म नहीं होना चाहिए कि हमें इन ब्रिजेस को क्या करना चाहिए, टाइम टू टाइम चेक करना चाहिए, इनकी इंजीनियरिंग को चेक करना चाहिए कि उस समय बने होंगे, बहुत पहले बने होंगे, बहुत सारे तो ब्रिटिश एरा के बने हुए हैं, ठीक है, ब्रिटिश टाइम के। तो क्या हमें उसे चेक नहीं करना चाहिए ताकि ह्यूमन लाइफ या इन सब चीज़ों को बचाया जा सके? डेफिनेटली हमें उन्हें चेक करना चाहिए, ठीक है। इवन एक्ट तक लाने की जरूरत है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, क्योंकि मैं बार बार एक चीज़ कहता हूँ कि सरकार के लिए जो जनता होती है वो बस क्या होती है, क्या होती है, डाटा होती है। तुम 146 करोड़ हो चुके हो ऑलमोस्ट, तो उसमें से अगर 2-4 कम हो जाते हैं, सरकार को फर्क नहीं पड़ता है। इसीलिए तो देखो तुम पढ़ोगे जब इसकी नेक्स्ट इसी की न्यूज़ पढ़ोगे, है ना, 2 न्यूज़ एक साथ दे रखी है, एक तरफ कौन सा एडिटोरियल है, एक तरफ इसकी न्यूज़ दे रखी है, डेथ टोल इन द ब्रिज कोलैप्स राइजेस टू 18। 18 लोगों की डेथ हो गई है। देखो जैसे सामने दिख रहा है, ये वाला ट्रक आधा नीचे गिरने वाला था, आधा फंस चुका है, बाकी इसमें गाड़ियां गिर गई हैं, ठीक है। 18 लोगों की जान जा चुकी है। और लास्ट में तुम एक लाइन पढ़ोगे कि सरकार उन्हें क्या दे रही है, 2 लाख रुपए, 4 लाख रुपए, और अगर किसी को इंजर्ड हुआ है तो 50,000 रुपए। मतलब सरकार ने उन ब्रिजेस के जो इतने 50-50 साल पुराने हैं, उनकी देख रेख ना करके, है ना, उनका इंस्पेक्शन ना करके प्रॉपर टाइम पर, लोगों की जान की कीमत 2 लाख 4 लाख रुपए में फिक्स कर दी है, निपटा दी है। तो उसके ऊपर हमें काम करने की जरूरत है, सरकार को कोई ना कोई एक्शन लेना चाहिए, बस उसी की बात की जा रही है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा, तो देखो आप जब पढ़ते हो तो कई बार ज्योग्राफी से क्वेश्चन आ जाते हैं, और जब ज्योग्राफी से क्वेश्चन आते हैं तो रिवर्स, माउंटेन्स, डैम्स, है ना, नेशनल पार्क्स, ये सब पूछ लेता है। तो
कभी भी ऐसा नहीं होता कि कोई चीज़ रैंडम पूछी जाती है, क्योंकि बहुत सारी नदियां हैं। फिक्स तो हम गंगा रिवर सिस्टम पढ़ते हैं, उसमें लगभग 18 रिवर्स पढ़ लेते हैं ना, 18-20 नदियां। इंडस रिवर सिस्टम पढ़ लेते हैं, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज, ये सब पढ़ते हैं। ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स पढ़ लेते हैं, जैसे इधर आपकी हुगली है, हुगली के बाद आपकी बामनी, पैतरनी, ठीक है, उसके बाद महानदी, उसके बाद आपकी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, पेन्नार, ठीक है, ताम्रपाणी, वैगाही, ये कुछ नदियां इधर फ्लो करती है। कुछ रिवर्स जो अरेबियन सी की तरफ जाती है, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी साबरमती है, ठीक है, आपकी महादई है जिसको मांडवी कहते हैं, आपकी नर्मदा है, ताप्ती है, ठीक है, पेरियार है, ठीक है, ये सारी रिवर्स अरेबियन सी में गिर जाती हैं। तो ऐसे बहुत सारी नदियां बनी हुई है और इनकी ट्रिब्यूटरी तो और भी बहुत सारी होंगी। तो कभी भी ऐसे रैंडमली क्वेश्चन नहीं आता, अगर न्यूज में है तो डायरेक्टली पूछ लेता है। जैसे आज से 2-3 साल पहले सेम गुजरात में एक ब्रिज टूटा था, और वो ब्रिज कौन सी रिवर पर था? मच्छू रिवर पर बना हुआ था, और वो टूट जाता है। और उस साल जितने भी एग्जाम्स हुए थे ना, सब में पूछ लिया था कि बताओ मच्छू रिवर कहाँ फ्लो करती है। अभी क्लासों में है ना, ज्योग्राफी में ये सब नहीं पढ़ाई जाती चीज़ें, क्योंकि मेजर रिवर्स पढ़ाई जाती है, तो यहाँ से अपडेट करना होता है। तो अभी कौन सी रिवर की बात हो रही है? महिसागर रिवर की, जिसे माही रिवर भी कहते हैं। उस रिवर के अंदर ये डैम टूट गया, कहाँ ब्रिज टूट गया, कहाँ पर? बड़ोदरा के अंदर। तो 1 लाइनर क्वेश्चन बनेगा, और जब बनेगा तो आपको एटलीस्ट ये बातें पता होनी चाहिए कि पढ़ने का तरीका क्या होता है। समझ गए? और इसे क्या कह देते हैं? माही रिवर भी कह देते हैं, ठीक है, सिंपल से याद रखना। चलो आपसे यहाँ पर एक क्वेश्चन देता हूं मैं, कौन बच्चा ज्योग्राफी भी पढ़ता है, देखते हैं कौन सी ऐसी रिवर है। देखो, अगर मैं कहूं कि ये आपकी धरती है और ये मैंने कह दिया 0 डिग्री, ठीक है, जिसे इक्वेटर कहते हो। यहाँ पर क्या बना हुआ है? 23.5 डिग्री, जिसे क्या कहते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाता है, ठीक है, ये इक्वेटर कहलाती है, ठीक है, भूमध्य रेखा। यहाँ पर क्या बनी हुई है? तो ये आपका 66.5 डिग्री नॉर्थ बना हुआ है, जिसे आप क्या कह देते हो? आर्कटिक लाइन कह देते हो, ठीक है, मकर रेखा। अब मैंने कहा कि ये 90 डिग्री, ठीक है, नॉर्थ पोल होता है। अब मैंने कहा इंडिया यहाँ बना हुआ है 23.5 में, तो बताना भारत की ऐसी कौन सी रिवर है जो 23.5 डिग्री को नॉर्थ को 2 बार काटती है, यानी कि एक बार उसको क्रॉस करती है फिर उसको क्रॉस करती है। कौन सी रिवर है? देखते हैं कौन बताता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट, जस्ट फैक्चुअल डाटा है। सेंटर यूनिसेफ टू प्रोवाइड कैरियर काउंसलिंग फॉर द एकलव्य स्टूडेंट्स। समझना, आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो बच्चे होते हैं उन सभी बच्चों का क्या राइट है? राइट टू एजुकेशन है ना। सभी को एजुकेशन मिलनी चाहिए, ये उनका क्या है? फंडामेंटल राइट है। पहले इसको हमने डीपीएसपी में इंक्लूड किया था, बाद में हमने डीपीएसपी के साथ साथ इसको किस में इंक्लूड कर दिया? फंडामेंटल राइट में। तो समझना, आपकी जो आर्टिकल 45 है ना, जो कि डीपीएसपी का पार्ट है, हमने पढ़ा भी है काफी बार, ठीक है। इसमें 0 to 14 ईयर तक के बच्चे की एजुकेशन क्या बताई गई थी? फ्री होनी चाहिए एंड कंपलसरी होनी चाहिए, यही था। लेकिन डीपीएसपी में लिखी हुई चीजें जरूरी नहीं है कि फॉलो की जाए ना की जाए। अगर कोई स्टेट नहीं करता है तो क्या करोगे? कुछ नहीं कर सकते हो। तो कहा गया एक काम करते, बच्चा नहीं पढ़ेगा तो देश का नुकसान हो जाएगा। तो कहा गया इसको क्या किया जाए? 3 जगह पर तोड़ दिया जाए। और हमने इसको 3 जगह पर तोड़ दिया। कैसे? बाय 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 में, ठीक है, हमने एक अमेंडमेंट किया और 0 to 6 ईयर तक के बच्चे की फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन को डाल दिया डीपीएसपी में, यानी कि उसे तो आर्टिकल नंबर 45 में ही रखा। अब तुम उस बच्चे को नहीं पढ़ाओगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो खाना पीना ही सीखता है बेसिकली, है ना। पढ़ भी लेगा तो क्या हो जाएगा? कलेक्टर थोड़ी बन जाएगा 6 साल का बच्चा, है ना। ऐसा बोल देते हैं लोकल भाषा में, मतलब ना भी पढ़ाया जाए तो जरूरी नहीं है। लेकिन 6 साल से ऊपर का बच्चा, उसको पढ़ाना जरूरी है, कंपलसरी और फ्री होना चाहिए। तो हमने क्या किया? उसे आर्टिकल नंबर 21 के ए में डाल दिया। और 21 क्या है? राइट टू लिव, राइट टू लाइफ, फंडामेंटल राइट है। और इसमें कह दिया 6 to 14 ईयर तक के बच्चे की एजुकेशन फ्री और कंपलसरी होनी चाहिए। और अगर नहीं मिलती है तो उसका फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है, वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएगा सीधा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट उसमें इंटरफेयर करेगा। और कहा गया 6 to 14 ईयर तक के बच्चे को स्कूल तक ले कर जाने की उसके पेरेंट्स की क्या है? ड्यूटी है। तो इसको किस में डाल दिया गया? फंडामेंटल ड्यूटीज में डाल दिया गया। और फंडामेंटल ड्यूटीज में कौन सा आर्टिकल है? तो आर्टिकल 51 का ए, 51 के ए में डाल दिया उसे। और ऐसे करके उनको राइट दे दिया। लेकिन बात ये निकल के आती है कि चलो ये तो जो गांव में रह रहा है बच्चा, जहाँ स्कूल की अवेलेबिलिटी है वो पढ़ लेगा, लेकिन अगर वो बच्चे जो ट्राइबल लोग होते हैं, जो जंगलों में रहते हैं, ठीक है, जो पहाड़ों में रहते हैं, जो आदिवासी लोग रहते हैं, उन आदिवासी लोगों के बच्चों को कौन पढ़ाएगा? तो कहा गया एक स्कूल बनाया गया EMRS,
EMRS, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल। और जो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल बनाए गए वो 1997-1998 वाले बजट में इंट्रोडक्शन होता है और 1999 में उनको बना दिया जाता है। और एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल में क्या होता है कि एक ऐसी जगह है जहां पर लगभग ऑलमोस्ट 20,000 के आसपास एसटी की ट्राइब रहती है, यानी शेड्यूल्ड ट्राइब रहते हैं, है ना। शेड्यूल्ड ट्राइब समझ गए ना, जैसे भील्स ट्राइब हो गया, ऐसे लगभग 705 शेड्यूल्ड ट्राइब है। याद रखना भारत में टोटल ट्राइब्स कितनी पाई जाती हैं, तो भारत में टोटल ट्राइब्स हैं आपकी 705। और ये डाटा मैं कब का यूज कर रहा हूं, 2011 के सेंसस का। उसके बाद सेंसस हुआ नहीं है तो हमें अपडेटेड चीजें नहीं ध्यान है, ठीक है, जब आएगा तो हम पढ़ लेंगे। अब कहा गया कोई ऐसी जगह जहां पर 20,000 के आसपास एसटी के लोग रहते हैं, वहां पर आपको एक एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल बनाना होगा, जहां पर टीचर रहेगा, हॉस्टल फैसिलिटी रहेगी, बच्चे वहां पढ़ेंगे, उनका खाना पीना रहना पढ़ना सब फ्री रहेगा, और उनकी जो एजुकेशन है वो किसके बिहाफ पर रहेगी, सीबीएसई के बिहाफ पर रहेगी, यानी कि सीबीएसई वाला पूरा करिकुलम उसमें फॉलो किया जाएगा। इसे कहा गया EMRS। तो आज के दिन भारत में लगभग 470 एकलव्य स्कूलों के ऊपर डाटा किया गया, और 470 एकलव्य स्कूल में याद रखना आज के टाइम पर लगभग 1.38 लाख स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। यानी कि वो जो राइट टू एजुकेशन है वो ट्राइबल बच्चों को भी दिया गया कि अगर वो आदिवासी है तो उसे भी पढ़ने का अधिकार है। बात समझ में आ रही है? अगर तुम भारत के सिटीजन हो, अगर आज तुम पैदा हुए हो, कल तुम्हारी डेथ होने वाली है, चाहे तुम किसी भी जाति धर्म में कहीं भी पैदा हुए हो, तुम्हें सारे फंडामेंटल राइट मिलते हैं। समझ गए? तो उनको पढ़ने का राइट था, तो उनके लिए एकलव्य मॉडल स्कूल आ गया। अब क्या हुआ, इन एकलव्य मॉडल स्कूल में क्या हो गया, जैसे छत्तीसगढ़ झारखंड है, वहां पर तो बच्चे बहुत कम होते हैं, 20-20, 30-30 बच्चे बड़ी मुश्किल से होंगे, तो वहां पर 1-2 टीचर ही अलाउट कर दिए जाते हैं। वही एक टीचर वार्डन भी है हॉस्टल का, वही एक टीचर पढ़ा भी रहा है, वही एक टीचर वहां पे काम कर रहा है, ठीक है। तो वहां पर ऐसा भी चलता है जहां पर पॉपुलेशन कम है और वहां पे बना दिए गए हैं, ठीक है। लेकिन एक बात समझना, इससे हुआ क्या, इससे उनके स्किल डेवलपमेंट होगा, इससे उनकी लाइफ अच्छी होगी, उनका लाइवलीहुड अच्छा हो जाएगा। कैसे? अच्छे पढ़ेंगे, अच्छी जॉब करेंगे, तो उनका अपलिफ्टमेंट भी होगा। बस इसीलिए कहा गया। समझ में आ रही है? अब प्रॉब्लम क्या थी कि उन बच्चों की लाइफ काउंसलिंग नहीं होती है, कैरियर काउंसलिंग नहीं होती है। अब बच्चा 12वीं पास कर गया, क्योंकि 12वीं तक ये फैसिलिटी है। अब 12वीं के बाद बच्चा क्या करेगा? आप लोगों ने कैरियर काउंसलिंग की कि नहीं मुझे तो क्लैट करना है, मुझे तो लॉयर बनना है, तुम क्लैट में पहुंच गए। नहीं मुझे तो डॉक्टर बनना है, तुम नीट में पहुंच गए, तुम उसकी प्रिपरेशन कर रहे हो। नहीं मुझे तो इंजीनियर बनना है, तुम तो जेई में पहुंच गए। बात समझ में आ रही है? वो बच्चा कहाँ जाएगा? तो उन बच्चों की कैरियर काउंसलिंग करने के लिए हुआ क्या समझना, जो आपका सेंटर है, यानी कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, और यूनिसेफ आप जानते हो, यूनाइटेड नेशंस का है ना चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड एक डिपार्टमेंट है, ठीक है। यूनिसेफ क्या है? यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस, जो देखो जो बच्चे इमरजेंसी में होते हैं उनके लिए फंड इकट्ठा करने का काम करता है। आपने बहुत बार इंस्टाग्राम पे देखा होगा, रील स्क्रॉल करते करते, कि अचानक से एक वीडियो आ जाती है जिसमें कोई बच्चा बहुत क्रिटिकली इल होता है या बहुत गरीब बच्चा होता है, तो उसकी पढ़ाई के लिए या उसकी बीमारी के लिए आपसे कहा जाता है कि प्लीज डोनेट, है ना। ऊपर देखना कोने में यूनिसेफ लिखा रहता है। तो यूनिसेफ दुनिया भर के बच्चों के लिए इमरजेंसी में फंड इकट्ठा करने का काम करता है, ठीक है। इस यूनिसेफ के साथ मिलकर सेंट्रल गवर्नमेंट और एक दूसरा डिपार्टमेंट, याद रखना, एक प्रोग्राम चलाया गया तलाश का मतलब होता है सर्च, इन सर्च ऑफ, कुछ ढूंढना है। क्या ढूंढना है? तो समझना, विच स्टैंड्स फॉर द ट्राइबल एप्टीट्यूड, लाइफ स्किल्स and self-esteem hub. The program is an innovative digital platform designed to equip EMRS Eklavya Model Residential School students with the essential tools for the self-discovery and career planning. ठीक है, the ministry said in a statement, it promotes self-awareness, helps students make informed career choices and build essential life skills. तो याद रखना आपकी EMRS, ठीक है, EMRS के लिए सेंटर और आपका यूनिसेफ मिलकर क्या चला रहे हैं? तो एक तलाश नाम का प्रोजेक्ट चला रहे हैं, ताकि उन बच्चों के कैरियर काउंसलिंग की जा सके। तो इम्पोर्टेंट भी है, एग्जाम के पॉइंट के लिए भी इम्पोर्टेंट, याद रखना। बजट के अंदर भी इनके लिए बात की जाती है। उन बच्चों के लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट शुरू किए जाए, उनको IIT, JEE, नीट, है ना, क्लैट, इन सब की भी नॉलेज दी जाए, उनको भी पढ़ाया जाए। समझ गए? क्योंकि सभी के पढ़ने का क्या है, राइट होता है, सिंपल सा याद रखना, ठीक है।
quality education to tribal students. As per the existing EMRS guidelines of the 2010, at least one EMRS is to be set up in each integrated tribal development agency or integrated tribal development project having 50% ST population in the area. As per the budget 2018-19, every block with more than 50% ST population and at least 20,000 ट्राइबल पर्सन्स, है ना, क्या होना चाहिए, वहां पर EMRS होना चाहिए। यूनिसेफ कब बना था? 1946 में। हेडक्वार्टर कहाँ पे? इसका न्यूयॉर्क में। और ये यूनाइटेड नेशन का पार्ट बन जाता है 1953 में। और इसको अडॉप्ट किया गया था कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड 1989, जहां से बच्चों के एजुकेशन के लिए क्या करता है, काम करता है। तो आप मुझे बताना कि इसे कौन से ईयर में नोबेल पीस प्राइज मिल चुका है। इसे एक बार नोबेल पीस प्राइज भी मिल चुका है। जैसे आपका इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, उसको 1969 में मिला था, हमने कई बार पढ़ा, आपको याद भी हो गया होगा। अब इसका बताना, इसका भी याद हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। Trump threatens 500% tariff on the countries importing oil from Russia. India's oil purchase from Russia has risen from less than 2% of the total imports in 2022 to as high as 40%. यानी कि भारत सबसे ज्यादा किससे खरीदता है ऑयल? रशिया से। और भारत ने रशिया से लगभग 40% अपने ऑयल कंजम्पशन का ऑयल खरीदना शुरू कर दिया है। अब सोचो सबसे बड़ा थ्रेट किसके लिए? भारत के लिए। तो एक तरफ अमेरिका, भारत भारत अमेरिका करते रहते हैं हम लोग, ट्रम्प साहब को बुलाते हैं, हम जाते हैं। दूसरी तरफ ट्रम्प ने कल क्लियरली कह दिया कि अगर कोई रशिया से इंपोर्ट करेगा ऑयल का तो मैं उसके ऊपर 500% टैरिफ लगा दूंगा। और अभी ब्रिक्स की मीटिंग हुई थी, हमने काफी अच्छे से चीजें पढ़ी हुई है काफी बार, है ना, जो इस बार कहां पर हो रही है? ब्राजील के अंदर। तो वहां पर उन्होंने कहा कि हम एंटी वेस्ट काम करेंगे, एंटी डॉलर काम करेंगे, डॉलर का डीडॉलराइजेशन करेंगे। और उस चक्कर में सभी के ऊपर लगभग 10% तो टैरिफ उन्होंने साथ साथ लगा ही दिया था। अब ट्रम्प साहब का कहना कि अगर तुमने रशिया से लिया ऑयल तो हम तुम्हारे ऊपर 500% टैरिफ लगा देंगे। तो क्या भारत कंटिन्यू रखेगा ऑयल खरीदना? क्या भारत 500% जो टैरिफ है उसको एक्सेप्ट करेगा? ये बातें देखने वाली होंगी, क्योंकि जो 90 डेज का टाइम विंडो दिया था ट्रम्प साहब ने वो हो चुका है खत्म। अब देखते हैं उसके बाद क्या होता है। 8 तारीख को वो जा चुका है। ठीक है, देखते हैं क्या नया होता है। तो ये न्यूज वही है, ठीक है, काफी बार हम पढ़ चुके हैं तो मैं इसको स्किप कर देता हूं। ठीक है, आई होप कि आप सब जानते हैं इस बात है। Zonal councils now engines of cooperation and not just discussions forum, says Amit Shah. जो आपके अमित शाह हैं, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह on Thursday said zonal council have transformed from being mere discussion forums into engines of the cooperation, noting that 83% of the issues taken up in their meetings have been resolved. Mr. Shah made the remark at the 27th Eastern Zonal Council meeting attended by the representatives from the 4 eastern states, Jharkhand, Bihar, Odisha and the West Bengal, including Jharkhand Chief Minister Hemant Soren. देखो होता क्या है समझना, जब हमारा इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो बहुत सारे डिस्प्यूट थे हमारे साथ। जैसे बहुत सारे डिस्प्यूट्स में थे, एक डिस्प्यूट था स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन करना। तो स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन कैसे हुआ था? तो आपने एक नाम सुना होगा, पता ना मुझे क्या नाम था उनका। वो 56 डेज तक क्या करते हैं? हंगर स्ट्राइक करते हैं, भूख हड़ताल करते हैं और उनकी डेथ हो जाती है। और उनकी डेथ होने के बाद जो दंगे फसाद होते हैं साउथ इंडिया में, और उसके बाद पहला स्टेट जो बनता है लैंग्वेज के बिहाफ पर, वो कौन था? आंध्र प्रदेश। याद रखना, आंध्र प्रदेश वाज द फर्स्ट स्टेट ऑन द लिंग्विस्टिक बिहाफ, लैंग्वेज के बिहाफ पर पहला स्टेट बना था। और उसके बाद क्या आता है? 7th क्या आता है? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आता है 1956 में, जिसमें कहा गया कि ठीक है हम स्टेट्स की फॉर्मेशन किसके ऊपर कर देंगे? लैंग्वेज के बिहाफ पे कर देंगे। फिर आपने पढ़ा होगा मराठा बोलने वाले महाराष्ट्र पा गए, कन्नड़ बोलने वाले कर्नाटक पा गए, तमिल बोलने वाले तमिलनाडु पा गए, तेलुगु बोलने वाले आपके आंध्र प्रदेश पा गए। ऐसे करके क्या हुआ? स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन हो गया। किसके बिहाफ पर? भाषा के बिहाफ पर, भाषा के आधार पर। बताना उस आदमी का क्या नाम था, बहुत फेमस, आपने पढ़ा भी होगा, पॉलिटी की क्लास में पढ़ाया जाता है। ठीक है, अब क्या हुआ? उसी स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन में कहा गया कि यार कल को ये स्टेट अगर आपस में लड़े तो कैसे इनके बीच के डिस्प्यूट को रिजोल्व किया जाएगा। तो जो आपका स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट था उसके साथ याद रखना क्या बना दिए गए? उसी के साथ आपके क्या बना दिए गए? जोनल बना दिए गए। जोनल मतलब 5 जोनल काउंसिल बना दी गई। यानी कि जैसे मैंने कहा ये भारत है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लो कि आपका क्या बना हुआ है? भारत बना हुआ है, ठीक है।
ये आपका भारत बना हुआ, जस्ट एग्जाम्पल के लिए। तो कहा गया ये नॉर्थ जोनल, ये कहा गया साउथ जोन, ये कहा गया वेस्ट जोन, ये कहा गया ईस्ट जोन, और ये कह दिया गया आपका सेंट्रल जोन। ऐसे करके 5 जोन बना दिए गए। लेकिन याद रखना नॉर्थ ईस्ट इसमें काउंट नहीं किया गया था। जो 7 सिस्टर्स होती हैं, 7 सिस्टर प्लस सिक्किम, वो उसमें काउंट नहीं था। तो इनके लिए नॉर्थ ईस्ट वालों के लिए जो काउंसिल था वो 1972 में बनाया गया, नॉर्थ ईस्ट जोनल काउंसिल। उसमें आपके 7 सिस्टर और एक आपका सिक्किम आता है। बाकी कुछ आपके वेस्ट में, कुछ ईस्ट में, कुछ नॉर्थ में, कुछ साउथ में, और कुछ किस में चले गए, सेंट्रल जोन में चले गए। तो अब अमित शाह जी का कहना है कि ये जो जोनल काउंसिल है ना, ये ना सिर्फ डिस्कशन के लिए काम आते, इन्होंने लगभग 83% मैटर को सॉल्व भी किया है। तो ये दोबारा से न्यूज में आ गया और कुछ भी नहीं। और इसकी 27th मीटिंग चल रही थी, ठीक है, जिसको अटेंड कर रहे थे कौन, 4 स्टेट वाले, क्योंकि ईस्टर्न जोनल की मीटिंग थी, झारखंड, बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, ठीक है। वही सब बातें जो यहाँ लिखी थी वही यहाँ पर लिखी हुई है, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। बेसिक सी बातें याद रखना। नॉर्थ ईस्ट काउंसिल कब बना होता है, 1972 में। इस जोनल काउंसिल को चेयर कौन करता है, बाय द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जो कि कौन है आज के दिन, अमित शाह जी, ठीक है। इसका जो नॉर्थ ईस्ट काउंसिल है जो लेट बना था, उसका भी मिनिस्टर, उसका एक्स ऑफिशियो चेयरमैन भी उन्हें माना जाता है, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन उन्हें ही कंसिडर किया जाता है। एक इसमें होता है वाइस चेयरमैन, जो कि स्टेट का सीएम होता है। एक इसमें होता है लेफ्टिनेंट गवर्नर या फिर गवर्नर होता है, ठीक है। जहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर का कॉन्सेप्ट है वहाँ वो या फिर गवर्नर होता है, ठीक है। और इसका जो वाइस चेयरमैन होता है वो हर बार रोटेट होता रहता है, क्योंकि बहुत सारे स्टेट है, तो कभी कोई स्टेट का सीएम उसका क्या बन जाता है, वाइस चेयरमैन बन जाता है। तो बेसिक सी बातें याद रखना। जैसे नॉर्दर्न जोनल काउंसिल में कौन है, तो हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, ये किस में आते हैं, नॉर्थ जोन में आते हैं। सेंट्रल जोन में आपके उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश आते हैं। ईस्ट जोन में आपके बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और सिक्किम आते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका वेस्ट जोनल काउंसिल में कौन सा आता है, महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, ठीक है, यूटी, दादर नगर हवेली, दमन दीव, ये आते हैं। साउथ जोन में आपके आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, तेलंगाना और यूटी ऑफ पुडुचेरी आती है। और नॉर्थ ईस्ट में कौन आता है, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम एंड त्रिपुरा। अब सिक्किम को उसमें डाल दिया गया, तो सिंपल से याद रखना, ठीक है, समझ गए। और इसकी मीटिंग हुई थी तो ये न्यूज में था और कुछ नहीं है। नेक्स्ट है एडिंग द इंडियाज प्रोग्रेस विद द चॉइस, कंट्रोल एंड कैपिटल। तो आज क्या है, आज है 11 जुलाई और आज क्या है, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, विश्व जनसंख्या दिन है आज, ठीक है। कि आज के दिन देखा जाता है दुनिया की जनसंख्या क्या है, पॉपुलेशन क्या है। तो आप देखोगे दुनिया की जो पॉपुलेशन है ना, वो ऑलमोस्ट क्रॉस कर चुकी है किसको, 8 बिलियन को, ठीक है, 8 बिलियन को पास कर चुकी है। और उसमें से तुम देखोगे अगर इंडिया और चाइना निकाल दिया जाए ना, तो इंडिया और चाइना मिलकर हाफ से ज्यादा पॉपुलेशन लेके बैठे हैं, यानी कि इंडिया प्लस चाइना ग्रेटर देन द होल वर्ल्ड। समझ में आ रही है। जैसे हम लगभग 145 करोड़ के आसपास हो चुके हैं। तो इसमें वही सब बातें डिस्कस की गई हैं कि आज आपका वर्ल्ड पॉपुलेशन डे है, तो हमें क्या करना चाहिए आने वाली पॉपुलेशन के हिसाब से। तो देखो आज के दिन भारत में हमें करने की क्या जरूरत है, तो इसी एडिटोरियल में डिस्कस की हुई बातें हैं कि हमें विकसित भारत का टारगेट बना के बैठे हैं कि हम विकसित भारत हो जाएंगे 2047 तक। उसके लिए हमें क्या करना होगा, पॉपुलेशन अच्छी है हमारे यहाँ पर, याद रखना हमारे यहाँ पर क्या है, ऑलमोस्ट यहाँ की अगर पॉपुलेशन काउंट की जाए तो यहाँ पर एक चीज लिखी हुई थी, यूनिसेफ रिपोर्ट्स देयर बीइंग 371 मिलियन यूथ इन द एज ग्रुप ऑफ 15 to 29। भारत में 15 से 29 ईयर के बीच में लगभग 371 मिलियन लोग रहते हैं जो भारत का भविष्य है। तो हमें उन लोगों के लिए अच्छी स्किल की हेल्प लेनी पड़ेगी, अच्छा हेल्थ फैसिलिटी देना पड़ेगा, हमें उन लोगों के लिए अच्छी बेसिकली क्या कह सकते हैं हम, लाइफ जो उनके लिए जो रिसोर्सेज है वो अच्छे बनाने पड़ेंगे ना, वरना अगर कल को ये अनएम्प्लॉयड रह गया। अच्छा एक बात बताओ, इंडिया और चाइना हमसे ज्यादा है पॉपुलेशन में, ठीक है। चाइना में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती क्योंकि वहां का जो लेबर होता है ना, वहां का लेबर स्किल्ड लेबर होता है। भारत में स्किल्ड लेबर नहीं होता, अनस्किल्ड लेबर रहता है। अब आने वाले टाइम में टेक्नोलॉजी वो जानता नहीं है, चीजों को चलाना नहीं जानता है, तो कैसे वो सर्वाइव कर पाएगा। तो
तो हमें उसके साथ साथ क्या करना होगा, एजुकेशन पे ध्यान देना चाहिए, स्किल डेवलपमेंट पे ध्यान देना चाहिए। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम चलाया था, बताना कौन सा है वो, जिसमें लोगों को स्किल सिखाई जाती है, ठीक है, और फिर उनको जॉब भी दी जाती है। बताना कौन सा, देखते हैं कौन बताता है। हेल्थ पे ध्यान रखना चाहिए, अगर हेल्थ अच्छी नहीं रहेगी तो क्या फायदा इतनी पॉपुलेशन लेके। न्यूट्रिशन के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। अनलीजिंग द यूथ पोटेंशियल इन इंडिया कुड बूस्ट इट्स जीडीपी बाय अप टू 1 ट्रिलियन बाय द 2030। आप ये अगर चाहते हो कि 2030 तक 1 ट्रिलियन जीडीपी हो जाए, तो उसके लिए तुम्हें क्या करना होगा, बहुत सारी चीजों के ऊपर ध्यान देना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल पॉपुलेशन जैसे जैसे बढ़ रही है, उसके साथ साथ सबसे बड़ा खतरा क्या बढ़ रहा है बताओ आज के दिन, जो हम काफी बार डिस्कस भी करते हैं। वो सबसे बड़ा जो खतरा, जो डेंजर हमारे ऊपर छा रहा है, वो क्या है, फर्टिलिटी। हमारे यहाँ पर फर्टिलिटी रेट गिरती जा रही है। फर्टिलिटी रेट जो होती है वो लगभग 2.1 होनी चाहिए, हमारी 2.0 के आसपास आ चुकी है, यानी कि हम लगातार गिरते जा रहे हैं। 2050 आते आते 2050 आते आते 1.29 के आसपास रह जाएगी, और 2070 आते आते ऑलमोस्ट 1 हो जाएगी। यानी कि फर्टिलिटी रेट ये होती है कि कोई वुमेन, कोई महिला अपने जीवन में कितने बच्चों को जन्म देती है, हम उसे क्या करते हैं, कहते हैं फर्टिलिटी रेट कहते हैं। तो आज के टाइम पर फर्टिलिटी रेट कम होती जा रही है, ठीक है, अब आगे चलते चलते कम होगी। तो एक बार के लिए 2050 में दुनिया की पॉपुलेशन पीक पे होगी, लेकिन फिर एकदम से गिरना शुरू हो जाएगी। आप एग्जांपल उठा लो साउथ कोरिया के, है ना, जापान की, वहां पॉपुलेशन बहुत कम हो चुकी है, बूढ़े ज्यादा है, जवान कम है। भारत में जवान ज्यादा है, बूढ़े कम है। 20-30 साल बाद उल्टा हो जाएगा, यहाँ बूढ़े ज्यादा मिलेंगे, जवान कम मिलेंगे। क्यों? क्योंकि बहुत सारे फैक्टर इसमें अफेक्ट करते हैं। जैसे आजकल की लाइफस्टाइल ऐसे हो चुकी है कि फर्टिलिटी रेट गिर चुकी है, मेल फर्टिलिटी भी कम हो चुकी है, फीमेल फर्टिलिटी भी कम हो चुकी है ना। तो बहुत सारी चीजें इफेक्ट करती हैं, तो हमें इस पर ध्यान देना चाहिए। उसके लिए मुझे किस पर ध्यान देना चाहिए, हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए, समझ गए। तो ये सारी चीजें सरकार को, तो आप एक एग्जाम्पल ले लो, रशिया और यूक्रेन की लड़ाई चल रही है, रशिया में सैनिकों की कमी हो चुकी है। रशियन प्रेसिडेंट ने ये कह दिया है, व्लादिमीर पुतिन ने, कि अगर कोई रशियन वुमेन अपने यहाँ पर कम से कम 12-13 कुछ बच्चे पैदा करेगी तो हम उसे अवार्ड देंगे, पैसा देंगे, नाम देंगे, इनाम देंगे। क्यों कर रहे हैं ऐसा? ताकि पॉपुलेशन बढ़े। क्योंकि लड़ने के लिए तुम्हें कल को पाकिस्तान से लड़ाई हो जाए, चलो पाकिस्तान से तो जीत लोगे, कल को चाइना से लड़ाई हो जाए, तो लड़ने के लिए तुम्हें क्या चाहिए, सोल्जर्स चाहिए। और आगे जाकर अगर 50 साल बाद डाटा निकल के आ रहा है कि 50 साल बाद यंग पॉपुलेशन ही नहीं रहेगी, तो कोई भी देश हमें कैप्चर कर लेगा। तो हमें हेल्थ पर भी ध्यान देना चाहिए। तो वही सब बातें इसमें डिस्कस की हुई हैं, समझ गए। जस्ट एक बार रीड इसको जरूर कर लेना, ठीक है। ओके, आई थिंक आज के लिए इतना ही था। आई होप कि आपको बातें समझ में आई होंगी, ठीक है। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप आकर पूछ सकते हैं, मिल सकते हैं। मिलते हैं दोबारा से फिर कभी दूसरे लेक्चर में। ओके, बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।